पिछले क्लास में जो पढ़ाया गया था उसमें कहीं कंफ्यूजन है तो पूछिए। सर रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड मोलारिटी बता दीजिए ना। सॉल्युबिलिटी एंड मोलारिटी। यस सर। देखिए सॉल्युबिलिटी का मतलब बताया गया था मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इनटू 100। ये सॉल्युबिलिटी का ये बेसिक फार्मूला होगा। इसको मोलारिटी के साथ रिलेट करना है। तो मोलारिटी के साथ रिलेट करने के लिए हम लोग को यहाँ पे मोल चाहिए और यहाँ मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि मास ऑफ सॉल्यूट को मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से डिवाइड करेंगे और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से मल्टीप्लाई करेंगे। इससे इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से डिवाइड भी किए मल्टीप्लाई भी किए तो इससे इक्वेशन को तो कोई फर्क नहीं पड़ा। और इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इनटू 100। तो देखिए ये मास बाय मोलर मास क्या हो जाएगा, मास बाय मोलर मास मोल होता है। आप जानते हैं कि मास डिवाइडेड बाय मोलर मास क्या होता है, मोल। मतलब इन दोनों की जगह पे हम लोग मोल ऑफ सॉल्यूट लिखेंगे इन दोनों की जगह पे। आ रही बात समझ में? अब ऊपर में रह जाएगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और यहां मास ऑफ सॉल्वेंट है। हम क्या कर रहे हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में लिख रहे हैं। तो सिंपल सोचिए कि किलोग्राम ग्राम के बराबर कब होता है। किलोग्राम जो होता है वो ग्राम के बराबर कब होता है, जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 1000 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तब ना ये किलोग्राम और ग्राम बराबर होगा। यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। कंफ्यूजन ये क्रिएट होता है कि ग्राम है यहाँ किलोग्राम है। तो देखिए आप ग्राम की जगह पे आप किलोग्राम लिख रहे हैं। मेन इक्वेशन में तो हमारा ग्राम है। तो किलोग्राम ग्राम के बराबर कब होता है, जब किलोग्राम में 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 5 किलोग्राम इक्वल टू कितना ग्राम, तो इनटू 1000। मतलब ये इसके बराबर हो इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ और इनटू 100। तो ये दो कट गया। अब देखिए मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम गिव्स मोलारिटी। यानी कि यहां इन दोनों की जगह पे मोलारिटी आ गया इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और डिवाइडेड बाय 10। तो ये आपको सॉल्युबिलिटी का फार्मूला आ गया। अब बताइए इसमें कंफ्यूजन क्लियर हुआ, दोबारा समझाएं। नो सर हो गया। तो ये एक्चुअली में ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है। ये यहाँ पे सॉल्वेंट हम किलोग्राम में कैसे लिखे, तब किलोग्राम में हम लोग लिख रहे हैं, है तो पहले से ग्राम में। किलोग्राम में तो हम लोग लिख रहे हैं, तो किलोग्राम ग्राम के बराबर कब हो सकता है, जब आप 1000 से किलोग्राम को मल्टीप्लाई कीजिए। समझ गए? और पिछले क्लास में कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए। एक लाइट डिजॉल्व लाइट में पोलर नॉन पोलर पहचानने के लिए पूछ रहे थे, तो अभी बता रहे हैं उसको। लेकिन और कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए।
और किसी को कोई कंफ्यूजन? तो देखिए इसमें आगे समझिए। देखिए आगे इसमें समझिए। तो अगला जो शब्द है इसमें जैसे पिछले दिन लाइट डिजॉल्व लाइट थ्योरी पढ़ा रहे थे, तो उसमें पोलर नॉन पोलर वर्ड आया था। उसको पहचानने के लिए पहले थोड़ा सा बेसिक से समझिए। सबसे पहले तो केमिकल बॉन्डिंग का मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है दो एटम्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में या आयंस के बीच में, तो ये होता है चार तरह का। आयनिक, कोवैलेंट, मेटालिक और कोऑर्डिनेट कोवैलेंट। हम लोग यहाँ पे अभी फिलहाल दो के बारे में समझेंगे, एक आयनिक और दूसरा कोवैलेंट। आयनिक क्या होता है पहले ये समझिए। आयनिक बॉन्डिंग होता है, सिंपल सा पहला तरीका डिफाइन करने का, द बॉन्डिंग which is developed by complete transfer. The bonding which is developed by complete transfer of electron between metal and non-metal. Complete transfer of electron between metal and non-metal. या फिर कोई कंफ्यूजन? कोई कुछ पूछ रहे थे क्या? तो सबसे पहला तो आयनिक बॉन्डिंग के बारे में सिंपल ये बोल सकते हैं कि द बॉन्डिंग व्हिच इज डेवलप्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, पहला। या फिर दूसरा तरीका क्या होगा, द इलेक्ट्रोस्टैटिक force of attraction, the electrostatic force of attraction developed between metal cation and non-metal anion। देखिए आयनिक बॉन्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। दूसरा तरीका क्या हुआ, आयनिक बॉन्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो मेटल केटायन और नॉन मेटल एनायन के बीच में डेवलप होता है। इसमें क्या होगा कि मेटल केटायन में बदलेगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से, मेटल जो होगा वो क्या में बदलेगा, केटायन में बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन।
और नॉन मेटल जो होगा वो एनाइन में बदलेगा बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए कैटाइन का मतलब प्लस चार्ज और एनाइन का मतलब माइनस चार्ज। यहाँ n 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो ये दोनों चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स डेवलप होगा? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो ये आपको सॉलिड स्टेट में भी जब आप सॉलिड का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो वहां पे भी ये शब्द आपको याद रखना है कि आयनिक सॉलिड में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आयनिक सॉलिड में क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा। इसके बीच में केटाइन और एनाइन के बीच में, मतलब केटाइन और एनाइन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा। तो पहला चीज तो आपको ये याद रखना है। अब दूसरा चलिए कोवैलेंट। तो आयनिक पहचानने का तरीका हुआ मेटल और क्या होगा? नॉन मेटल। तो सिंपली आप नॉन मेटल याद रखिए, इससे पहले भी ये बात बोल चुके हैं। पहचानने के लिए आपको नॉन मेटल याद होना चाहिए। नॉन मेटल है हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फास्फोरस, सल्फर, बोरॉन और सभी इनर्ट गैस, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन एंड रेडन, ये सब नॉन मेटल्स हैं। मेटलॉइड में सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, Sb को एंटीमनी बोलते हैं। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, सेलेनियम, टेलेनियम और एस्टेटाइन। तो देखिए नॉन मेटल में से कोई हो और इनके अलावा कोई हो तो आयनिक बॉन्डिंग डेवलप होगा। ये हुआ आयनिक बॉन्डिंग पहचानने का तरीका। अब जैसे आपको NaCl लिखा हुआ है तो NaCl में Na और Cl, Na गौर कीजिए इस लिस्ट में नहीं है, मतलब मेटल है। Na हमारा क्या है? मेटल। और Cl क्या है? देखिए Cl नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में कौन सा फोर्स डेवलप होता है? आप जानते हैं कि आयनिक बॉन्डिंग डेवलप होता है, यानी कि NaCl में आयनिक बॉन्डिंग होगा। गौर से समझिए क्योंकि ये जो बता रहे हैं ये टॉपिक, ये इस यहाँ पे तो पहचानने की जरूरत है ही। और पहले चैप्टर में भी आयनिक सॉलिड क्या होता है तो वो आपको पहले मालूम रहेगा तब ना, तो इसलिए इस टॉपिक को ध्यान से समझिए। इस चैप्टर में तो जरूरत है ही, पहले चैप्टर सॉलिड स्टेट में भी जरूरत है। तो आयनिक बॉन्डिंग, आयनिक कंपाउंड, आयनिक सॉलिड, गौर से सुनिए, आयनिक बॉन्डिंग, आयनिक कंपाउंड और आयनिक सॉलिड तीनों पहचानने का तरीका है कि मेटल हो और नॉन मेटल हो। सिंपल सी बात 10वीं क्लास से आप पढ़ते आए हैं, ये कोई ऐसा भारी भरकम टॉपिक नहीं। तो इसमें कोई कंफ्यूजन? समझ गया हर कोई? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। आगे बढ़े तब कोवैलेंट पे, क्योंकि कोवैलेंट में आएगा पोलर नॉन पोलर। और देखिए अभी हम लोग को 23, 24 और 25 तीन सवाल डिस्कस करना है जो इसी से रिलेटेड है, मतलब इसी से हम लोग समझेंगे। पहले पहचानेंगे तब ना कि उसमें 23, 24 और 25 में आपको एनालिसिस है दो चीज का। एक तो उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पहचानना है और दूसरा सॉल्युबिलिटी चेक करना है। तो उस सवाल पे चलने से पहले इसको ध्यान से समझिए। तो अब चलिए कोवैलेंट पे।
कोवैलेंट समझिए। कोवैलेंट क्या होता है? तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है नॉन मेटल्स के बीच में या मेटलॉइड्स के बीच में या दोनों के बीच में। मतलब नॉन मेटल मेटलॉइड क्या कोवैलेंट बॉन्डिंग, और नॉन मेटल मेटलॉइड अभी लिखे थे, आप आसानी से पहचान सकते हैं। फिर से सुन लीजिए, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड के बीच में कोवैलेंट बॉन्डिंग डेवलप होता है, अभी लिखे थे ना, आप आसानी से पहचान सकते हैं कि ये नॉन मेटल है, ये मेटलॉइड है, और नॉन मेटल मेटलॉइड हो तो कोवैलेंट बॉन्डिंग डेवलप होगा। तो देखिए कोवैलेंट बॉन्डिंग के बारे में हम लोग याद रखेंगे, फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन नॉन मेटल्स और मेटलॉइड और बोथ, formed by sharing of electrons between non-metals और metalloids और both, दोनों के बीच में, चाहे तो नॉन मेटल्स के बीच में या मेटलॉइड के बीच में या दोनों के बीच में। और ये बात समझ में, फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए ये होता है बेसिकली तीन तरह का, जो आप याद होगा पहले से भी जानते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है, डबल बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से, और ट्रिपल बॉन्ड तीन इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से। मतलब इसके बारे में कहेंगे फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, इसके बारे में कहेंगे फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन, और इसके बारे में कहेंगे फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ थ्री इलेक्ट्रॉन। सिंपल। अब जैसे HH सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ये हो गया। इसके अलावा कोवैलेंट बॉन्ड को बांटा गया दो तरह से, पोलर एंड नॉन पोलर। मतलब आगे इसमें हम लोग क्या याद रखना है कि कोवैलेंट बॉन्ड दो तरह का और होता है, नॉन पोलर और पोलर। एक नॉन पोलर होता है और दूसरा पोलर होता है। नॉन पोलर, पोलर। नॉन पोलर जो होता है, सबसे पहला पॉइंट नॉन पोलर के बारे में, सेम या सिमिलर एलिमेंट के बीच में बनता है। मतलब पहला क्या कहेंगे, फॉर बिटवीन सेम और सिमिलर, चाहे तो एक ही तरह का या सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फॉर्म बिटवीन सेम और सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इसके बारे में कहेंगे फॉर्म बिटवीन डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये सेम ये डिफरेंट। दूसरी बात, इसमें शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होगा बीच में रहेगा, मिडवे राइज करेगा। मतलब सेकेंड पॉइंट कहेंगे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, E माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन, E माइनस लिखने का मतलब इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट मिडवे, बीच में, बिटवीन बोथ एलिमेंट। इसमें मिडवे नहीं होगा और बीच में रहने की वजह से कोई भी चार्ज नहीं डेवलप होगा, सो नो चार्ज डेवलप, इसीलिए कोई चार्ज नहीं डेवलप होगा। इसमें शेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट टुवर्ड
more electronegative element, more electronegative element की तरफ, toward more electronegative element. इसमें शेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में होगा. बात समझ रहे हैं, टुवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. सो चार्ज डेवलप. अब चार्ज डेवलप हो रहा है तो इसीलिए डाइपोल बनेगा, यानी कि इसमें चार्ज नहीं डेवलप हो रहा है, तो नो डाइपोल फॉर्म. इसमें क्या कहेंगे, डाइपोल फॉर्म. इसमें डाइपोल बनेगा. अब जैसे S2 लिखे, अब S2 में गौर कीजिए, दोनों हाइड्रोजन सेम की डिफरेंट, दोनों हाइड्रोजन सेम है, तो ना इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएगा ना इस तरफ. जैसे आप सिंपल सोचिए कि शेयरिंग इसमें भी हो रहा है और शेयरिंग इसमें भी हो रहा है, दोनों में शेयरिंग हो रहा है, लेकिन पहले वाले में दोनों सेम है. जैसे आप अपने घर में दो भाई बहन हैं, चाहे दो बहन चाहे दो भाई हैं, और दोनों एक जैसे हैं, तो कुछ भी यदि मान लीजिए पेरेंट लेकर के आते हैं तो क्या करते हैं, इक्वली शेयर करते हैं. लेकिन दोनों भाई बहन का यदि मान लीजिए स्वभाव एक जैसा नहीं है, कोई बदमाश है, तो क्या करते हैं, शेयरिंग इक्वल होने की जगह पे अनइक्वल होता है, कोई ज्यादा ले लेता है कोई कम. कुछ बात समझ में आया. शेयरिंग यहाँ पे भी है यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ सेम नेचर होने की वजह से आधा आधा दोनों का हिस्सा होगा, 50-50. लेकिन इसमें दोनों सेम नहीं है तो इक्वली नहीं होगा, अनइक्वली होगा. तो जो ज्यादा पावरफुल है, अब जैसे दोनों में क्लोरीन ज्यादा पावरफुल है, अब जो ज्यादा बदमाश है घर में वो क्या करता है, ज्यादा मान लीजिए कि शेयर कर लेता है. लॉजिकल आप अपने घर में देखते होंगे, जो दोनों भाई बहन एक जैसे हैं, चाहे दोनों बहन एक जैसे हैं, तो बराबर बराबर बांटते होंगे. लेकिन दोनों में से यदि कोई बदमाश है तो क्या करता है, बदमाशी करता है. सेम वही चीज यहाँ पे, दोनों तो सेम है नहीं, हाइड्रोजन अलग है क्लोरीन अलग है, तो करेगा क्या, क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, मतलब शेयरिंग इक्वली नहीं होने देगा. तो हाइड्रोजन और क्लोरीन में क्लोरीन मोर पावरफुल है, तो इसीलिए क्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन किया माइनस और प्लस. तो गौर कीजिए कि देखिए है शेयरिंग, इसीलिए कंप्लीट चार्ज नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा लेकिन जस्ट पार्शियली, नॉट 100%, यानी कि ट्रांसफर का केस नहीं होगा, नहीं तो पिछला केस में चला जाएगा आयनिक में. यदि ट्रांसफर मतलब क्या, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ले लेना, तो ऐसा क्लोरीन नहीं करेगा. अब बताइए कितने चार्ज, यहाँ पे कितने चार्ज हैं, दो चार्ज हैं, एक प्लस एक माइनस, दो को बोलते हैं डाई. केमिस्ट्री में दो को क्या बोलते हैं, डाई, और चार्ज को यहाँ बोलते हैं पोल. दोनों शब्द मिल करके बन जाता है डाइपोल. जिसमें डाइपोल हो वो पोलर, और जिसमें नहीं हो वो नॉन पोलर. आई बात समझ में, जिसमें डाइपोल हो वो पोलर और जिसमें नहीं हो नॉन पोलर. मतलब ये जैसे इस तरफ वाला ये नॉन पोलर है और ये पोलर है. आई बात समझ में यहां तक. अब पोलर नॉन पोलर पहचानने का और टेक्निक दे रहे हैं. यहां तक किन्हीं को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं.
कोई कंफ्यूजन की नहीं को आगे बताएं तब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं ना किन्हीं को। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगले पॉइंट अगले एनालिसिस पे चलते हैं। अब इसमें आप पहचानने का तरीका समझिए कैसे पहचानेंगे। देखिए एक टेबल बता रहे हैं, आप उस टेबल की मदद से आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन पोलर है कौन नॉन पोलर है। अब जैसे सबसे पहला काम होगा कि आप मॉलिक्यूल में ढूंढिए बाइनरी है, बाइनरी मतलब 2 एटम्स या पॉली है। बाइनरी मतलब 2 एटम्स और पॉली मतलब मोर देन 2 एटम्स। बाइनरी मतलब 2 एटम्स और पॉली मतलब मोर देन 2 एटम्स। तो बाइनरी में अगेन 2 पॉसिबिलिटी, होमोएटॉमिक और हेटेरोएटॉमिक। होमो मतलब सेम एटम, तो होमो वाला जो केस होगा कोई भी ध्यान रखिए नॉन पोलर होगा और हेटेरो जो है वो पोलर होगा। जैसे आप H2 लिखे, O2 लिखे, Cl2 लिखे, जैसे आप HCl लिखे, HF लिखे, ये सब। तो ये हो गया आपको नॉन पोलर और ये हो गया पोलर। अब इसमें गौर कीजिए पॉलीएटॉमिक में 2 पॉसिबिलिटी, पॉलीएटॉमिक में 2 पॉसिबिलिटी। सेंट्रल एटम ढूंढिए, उसके साथ लोन पेयर है कि नहीं ये पता कीजिए। सेंट्रल एटम विथ लोन पेयर, सेंट्रल एटम के साथ जैसे ही लोन पेयर नजर आए आपको, सेंट्रल एटम विथ लोन पेयर, तो आपके लिए वो क्या हो जाएगा पोलर। लोन पेयर जैसे ही हो, सेंट्रल एटम विदाउट लोन पेयर, अगेन 2 पॉसिबिलिटी, विदाउट लोन पेयर हो तो अगेन 2 पॉसिबिलिटी। सेम सराउंडिंग एलिमेंट, डिफरेंट सराउंडिंग एलिमेंट। सेम सराउंडिंग एलिमेंट हो मतलब चारों ओर एक जैसा एलिमेंट हो तो बन जाएगा आपको नॉन पोलर, और डिफरेंट सराउंडिंग एलिमेंट हो तब बन जाएगा पोलर। अब देखिए एग्जांपल से समझिए, CH4 में
कार्बन 4 बॉन्डिंग बना रहा है, आप लोग बताइए। कार्बन 4 बॉन्डिंग बना रहा है, तो लोन पेयर है इसके साथ? नो सर। लोन पेयर है नहीं, तो ये क्या बन जाएगा, इसमें आएगा कि इसमें? विद लोन सेकेंड वाले पेयर, लोन पेयर, विदाउट लोन पेयर। विदाउट लोन पेयर। विदाउट लोन पेयर में दो पॉसिबिलिटी, सेम सराउंडिंग एलिमेंट डिफरेंट, सेम सराउंडिंग एलिमेंट है कि डिफरेंट? सेम है सर, नॉन सेम है, पोलर। क्या बन जाएगा? नॉन पोलर। नॉन पोलर। आई बात समझ में? ये हो गया नॉन पोलर। लेकिन आप अमोनिया लिखते हैं NH3, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 3 बॉन्डिंग बनाया, लोन पेयर बचेगा कि नहीं इसमें? लोन पेयर होगा या नहीं होगा? होगा सर। Yes, sir. बिल्कुल, इसमें लोन पेयर होगा। तो जैसे ही लोन पेयर आया, ये क्या बन जाएगा? पोलर। पोलर। पोलर, यानी कि ये हमारा पोलर है। अब वाटर लीजिए, वाटर H2O, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, 2 बॉन्डिंग बनाया हाइड्रोजन के साथ। फिर से सुनिए, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, 2 बॉन्डिंग बनाया हाइड्रोजन के साथ, तो लोन पेयर बच रहा है कि नहीं ऑक्सीजन के साथ? यस Yes, sir. सर। यस। बिल्कुल। कितना बच रहा है लोन पेयर? 2 बच रहा है। तो तो 2 जब लोन पेयर बच रहा है, तो ये किस में चला जाएगा? पोलर। पोलर में। पोलर में, यानी कि वाटर इज पोलर। ये पोलर हो जाएगा। अब CO2 लिए, CO2 एग्जांपल देखिए, कार्बन 2 ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, क्या CO2 में लोन पेयर है? No, sir. नो सर। लोन पेयर है नहीं, तो जैसे ही लोन पेयर है नहीं, हम इसमें आ जाएंगे विदाउट लोन पेयर। सेम सराउंडिंग एलिमेंट की डिफरेंट सराउंडिंग एलिमेंट? सेम। Same. सेम। सेम सराउंडिंग एलिमेंट, द सेम सराउंडिंग एलिमेंट देन नॉन पोलर। पोलर, ये सॉरी नॉन पोलर, मतलब CO2 इज नॉन पोलर। अब आप कोई भी एग्जांपल ले लो, आप आसानी से पहचान कर सकते हो। सेंट्रल एटम पे जाओ, लोन पेयर देखो है कि नहीं, बात समझे? पॉली एटॉमिक में, बाइनरी में तो सिंपल सा केस है, होमो है तो नॉन पोलर, हेटेरो है तो पोलर। अब इसमें कोई कंफ्यूजन किन्हीं को? नो सर। अब कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। तो ये तो पहचानने का तरीका हुआ, लेकिन ये पूरा कहानी अभी समाप्त हुआ नहीं, इसमें अभी और कहानी है। 23 जो 23 जो एनसीईआरटी का सवाल है, उसको बनाने के लिए आपको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की जरूरत है, क्योंकि उसमें पूछ रहा है। एनसीईआरटी किताब ओपन कीजिए, एक्सरसाइज ओपन कीजिए, 23 सवाल पे चलिए। उस सवाल में पूछ रहा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, तो उस सवाल को बनाने के लिए पहले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कौन कौन से हैं ये समझिए। तो देखिए, शब्द गौर कीजिए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटर मतलब होता है बिटवीन, बिटवीन 2 मॉलिक्यूल और 1 मॉलिक्यूल कंपल्सरी प्रेजेंट। 5 तरह के होते हैं, लंदन फोर्स, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, उसके बाद आयन डाइपोल और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगला सब हम लोग को यही समझना है, और इसी से बनेगा 23 नंबर सवाल। तो वो पहले हम समझा देते हैं, उसके बाद उस सवाल को चेक करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अगले टॉपिक पे चलते हैं।
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और इंट्रैक्शन, फोर्स या फिर इंट्रैक्शन। सिंपल डेवलप बिटवीन मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में डेवलप होता है, डेवलप बिटवीन मॉलिक्यूल्स। ये 5 तरह के होते हैं। लंदन फोर्स और डिस्पर्सन फोर्स। तो लंदन फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स डेवलप होगा दो नॉन पोलर के बीच में, मतलब लंदन फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स डेवलप होता है टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में। इसके बारे में याद रखिए, डेवलप बिटवीन टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। दूसरा है डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। ये देखिए नाम से ही पता चल रहा है, डाइपोल डाइपोल। कितने डाइपोल? 2 डाइपोल। और डाइपोल किस में बनता है, पोलर में कि नॉन पोलर में? बताइए आपको। पोलर, पोलर में। बिल्कुल पोलर में बनता है। तो पोलर पोलर के बीच में डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन डेवलप होगा, यानी कि इसके बारे में याद रखेंगे, डेवलप बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल्स। तीसरा है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। ये डेवलप करता है, देखिए पहला शब्द डाइपोल लिखा हुआ है, दूसरा क्या लिखा हुआ है, इंड्यूस्ड डाइपोल। मतलब बने डाइपोल, पहले से डाइपोल नहीं हो, बन रहा हो डाइपोल। इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब बन रहा हो। तो हम लोग इसको कहेंगे कि इंड्यूस किसमें होगा, नॉन पोलर में, क्योंकि डाइपोल तो पोलर में डेवलप होता है। इंड्यूस मतलब होता है किसी वजह से दूसरे में डेवलप होना। इंड्यूस वर्ड का मतलब होता है किसी वजह से दूसरे में डेवलप होना। तो हम लोग कहेंगे कि डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंट्रैक्शन जो होता है वो डेवलप करता है बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। चौथा केस है आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। फोर्थ केस है आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। आयन डाइपोल इंट्रैक्शन ये डेवलप, देखिए इसमें हम लोग पहला ही शब्द देख रहे हैं, आयन लिखा हुआ है, और दूसरा शब्द लिखा हुआ है डाइपोल। तो आयन तो जानते हैं आप, चाहे तो कैटायन होगा या एनायन होगा, और डाइपोल किसमें, तो पोलर में। मतलब कि ये डेवलप करता है कैटायन एनायन और पोलर मॉलिक्यूल के बीच में। मतलब इसके बारे में याद रखेंगे, डेवलप बिटवीन कैटायन और एनायन एंड पोलर मॉलिक्यूल। और पांचवा क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसका स्पेशल केस है, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन का स्पेशल केस है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में कहेंगे स्पेशल केस ऑफ डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन which is developed when hydrogen is bonded with most electronegative element, chlorine. When hydrogen is bonded with most electronegative element,
मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। मतलब जैसे HF में, NH3 में और H2O में। अब आप 23 नंबर सवाल उलटिए, NCERT एक्सरसाइज, और उसका पहला बोलिए क्या लिखा हुआ है। 23 में पहला N-hexane and N-octane. N-हेक्सेन, ये इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन ना, पूरा सवाल पढ़िए शुरू से। Suggests the most important type of intermolecular attraction हाँ बिल्कुल यही पूछ रहा है। interaction in the following pairs. हाँ ठीक, पहला। N-hexane and N-octane. दूसरा, सेकंड दूसरा है I2 and CCl4. I2 and CCl4। पहले इसी को चेक करते हैं, सेकंड को। I2 क्या है, पोलर की नॉन पोलर, अभी टेबल बताए हैं। I2 किस में आएगा, नॉन पोलर। नॉन पोलर में। CCl4 किस में आएगा, कार्बन के साथ 4 क्लोरीन, लोन पेयर है, कार्बन के साथ बचा हुआ No. नहीं बचा हुआ है, और चारों ओर क्लोरीन है, तो इसलिए क्या बन जाएगा, Non-polar. बिल्कुल CCl4 भी नॉन पोलर है। अब पहले एग्जांपल में आएंगे, हेक्सेन ऑक्टेन। हेक्सेन का मतलब क्या होता है, 6 कार्बन सिंगल बॉन्डेड, कार्बन 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 कार्बन, सिर्फ कार्बन है, सेम एलिमेंट। सेम एलिमेंट के बीच में क्या बनता है, नॉन पोलर की पोलर। हेक्सेन में कार्बन से सिर्फ, ऑक्टेन में कार्बन से सिर्फ, सेम एलिमेंट के बीच में क्या बनता है, पोलर की नॉन पोलर। Non-polar. नॉन पोलर। नॉन पोलर, बिल्कुल सेम एलिमेंट के बीच में नॉन पोलर, मतलब नॉन पोलर ये भी है, ये भी। अब आप बताइए, नॉन पोलर कौन सा फोर्स, नॉन पोलर कौन सा फोर्स पांचों में, London force. बिल्कुल ये पहला। मतलब इन दोनों का आंसर होगा लंदन फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स। अब इसमें किन्हीं को कंफ्यूजन है पहला दूसरा में, तो पूछ सकते हैं। जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 23 नंबर सवाल है, उसमें पूछ रहा है कि इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बताओ हेक्सेन ऑक्टेन के बीच में, पहला में। दूसरा में कह रहा है I2 एंड CCl4। हेक्सेन और ऑक्टेन दोनों नॉन पोलर है, I2 एंड CCl4 दोनों नॉन पोलर है, और नॉन पोलर के बीच में डेवलप होता है लंदन फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स। इन्हीं को कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। तीसरा बताइए क्या लिखा हुआ है, थर्ड। NaClO4 हाँ and water. चलिए देखिए, NaClO4 कौन सा कंपाउंड है, आयनिक की कोवैलेंट। NaClO4 आयनिक है कि कोवैलेंट है, Na क्या है इसमें, मेटल की नॉन मेटल। सोडियम क्या होता है, Metal. मेटल। तो मेटल और बाकी नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल के बीच में क्या बनता है, Ionic. मतलब ये आयनिक है, और आयनिक में क्या होगा, आयन, और दूसरा हमारा पोलर है। तो आयन और पोलर के बीच में बताइए क्या डेवलप होता है, Ion dipole interaction. फोर्थ केस आयन डाइपोल इंटरेक्शन, इसीलिए इसका आंसर आयन डाइपोल इंटरेक्शन होगा।
यहां तक कोई कंफ्यूजन? किन्हीं को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। पहले, दूसरे और तीसरे में, तीसरा में आयनिक है NaClO4 क्योंकि सोडियम है, और आयनिक में आयंस होता है, शुरुआत में ही बताएं। तो इसमें आयंस है और ये पोलर, तो आयन और पोलर के बीच में डेवलप होता है आयन डाइपोल इंटरेक्शन। आई बात समझ में? अब 4 और 5 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, आप खुद से सोचिए आराम से, कोई हड़बड़ाहट नहीं। 4 और 5 में सोचिए इन पांचों में से कौन सा फोर्स होगा। पहले पहचानिए आयनिक है या पोलर है या नॉन पोलर है। आराम से 2 मिनट टाइम दे रहे हैं, हड़बड़ाइए नहीं, आराम से पहचानिए। फोर और 5 में पहचानिए पहले। चलिए चलिए बताइए 4 और 5 में आपके हिसाब से क्या है? पोलर है या नॉन पोलर? फोर एंड 5 में पोलर है या नॉन पोलर या आयन है? चलिए लिखाइए, 4 में क्या लिखा हुआ है? फोर में क्या लिखा हुआ है? मिथेनॉल एंड एसीटोन। मिथेनॉल एंड एसीटोन। स्क्रीनशॉट ले लिए थे ना? 4 में मिथेनॉल है एंड एसीटोन। मिथेनॉल हो गया CH3OH और एसीटोन हो गया ये। गौर कीजिए कि कार्बन ऑक्सीजन, इसीलिए ये बन जाएगा पोलर। कार्बन ऑक्सीजन ये बन जाएगा पोलर। अब ये दोनों पोलर है, तो पोलर पोलर के बीच में क्या डेवलप होगा? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। पोलर पोलर, अब पोलर पोलर के बीच में क्या डेवलप होगा? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। मतलब इन दोनों के बीच में डेवलप होगा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। और सेम पांचवा देखिए, फिफ्थ। बताइए फिफ्थ में क्या लिखा हुआ है? एसीटोनाइट्राइल एसीटोनाइट्राइल एंड एसीटोन। एसीटोनाइट्राइल होता है CH3CN और एसीटोन होता है CH3C डबल बॉन्ड हो CH3। CN होने की वजह से इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डेवलप होगा और ये बन जाएगा पोलर। और ये तो पहले से बताया पोलर, तो दोनों ये भी पोलर पोलर है, इसीलिए डेवलप होगा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन।
23 का पहला दूसरा का आंसर होगा लंदन फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स, तीसरा का आंसर होगा आयन डाइपोल इंटरेक्शन, चौथा का आंसर होगा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन और पांचवा का आंसर होगा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अब 24 नंबर सवाल पे चलिए। 24 पढ़िए। नंबर पढ़िए। Based on solute-solvent interaction, arrange the following in the order of increasing solubility in N-octane and explain. N-octane में कह रहा है सॉल्युबिलिटी बताने के लिए। N-octane हमारा सॉल्वेंट हो गया। अब बताइए किसका किसका पूछ रहा है? Cyclohexane, KCl, CH3OH और CH3CN। ये और सबसे ऊपर जो लिखे हैं एन ऑक्टेन वो सॉल्वेंट है और ये सब जो लिखा हुआ है ये सब सॉल्यूट है। तो देखिए सॉल्वेंट जो है हमारा सॉल्वेंट वो एन ऑक्टेन है और अभी कुछ देर पहले बताए थे आपको कि ऑक्टेन जो होता है उसमें सिर्फ कार्बन है, कार्बन कार्बन कार्बन। तो सिर्फ जब कार्बन है तो क्या बन जाएगा? नॉन पोलर। सॉल्वेंट हमारा नॉन पोलर है। अब सॉल्यूट देखिए क्या क्या है। पहला वाला नॉन पोलर है, दूसरा वाला आयनिक है जो कि केसीएल आयनिक होता है, बाकी दो ये और ये पोलर है। अब आप बताइए नॉन पोलर में सबसे ज्यादा कौन घुलेगा? नॉन पोलर में साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि नॉन पोलर एक जैसा। फिर से सुनिए, पिछले क्लास में पढ़ाए थे आपको लाइक डिसॉल्व लाइक, जो जैसा होता है वैसा में ही घुलेगा। हम लोग का जो सॉल्वेंट दिया हुआ है सवाल में वो नॉन पोलर है और जो सॉल्यूट है इसमें साइक्लोहेक्सेन नॉन पोलर है। तो इस साइक्लोहेक्सेन जो नॉन पोलर है वो हमारा सबसे ज्यादा घुलेगा। मतलब इसमें आपको ऑर्डर होगा सबसे ज्यादा साइक्लोहेक्सेन। अब आइए आयनिक सबसे कम घुलेगा क्योंकि अपोजिट हो जाएगा। अब इन दोनों में चेक करना है CH3OH और CH3Cl। सबसे कम तो KCl घुलेगा, इन दोनों में इसका सॉल्युबिलिटी कम होगा और Cn का ज्यादा होगा और सबसे ज्यादा होगा साइक्लोहेक्सेन का। साइक्लोहेक्सेन सबसे ज्यादा हुआ क्योंकि ये नॉन पोलर है, इट इज नॉन पोलर, सो हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी, सबसे ज्यादा घुलेगा। ये आयनिक है इसीलिए सबसे कम। अब बीच में बचा ये दोनों, तो OH और Cn में Cn वाला ज्यादा घुल रहा है इन कंपेयर टू OH, क्योंकि ऑक्सीजन इन दोनों के पीछे रीजन होगा ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, सो CH3Cn has more solubility, इसीलिए CH3Cn का ज्यादा solubility है और इसका सबसे कम है क्योंकि ये आयनिक है।
एक बार फिर से सुन लीजिए, जैसे हम लोग को कह रहा था एन ऑक्टेन सॉल्वेंट है, उसमें सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, तो सबसे ज्यादा इसमें घुलेगा साइक्लोहेक्सेन जो खुद नॉन पोलर है। सबसे ज्यादा क्या घुलेगा, साइक्लोहेक्सेन जो नॉन पोलर है। साइक्लोहेक्सेन हम लोग का यहाँ पे नॉन पोलर है और इसी वजह से ये सबसे ज्यादा घुलेगा। लिखा भी हुआ है इट इज नॉन पोलर सो हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी। अब आयनिक जो है वो तो कंप्लीट अपोजिट हो जाता है, इसलिए आयनिक KCl सबसे कम घुलेगा। अब बचा ये दोनों, तो ये दोनों पोलर है, इसमें CH3CN जो है उसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा इन कंपेयर टू CH3OH, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर 25 बता रहे हैं। इसमें कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, इसमें यदि आपको कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। ट्वेंटी सिक्स देखिए, NCERT, चलिए पढ़िए 26 पढ़िए। Amongst the following compounds, identify which are insoluble, partially soluble, highly soluble in water. वाटर में पूछ रहा है इनसॉल्युबल, पार्शियल सॉल्युबल और हाईली सॉल्युबल, तीन बातें पूछ रहा है वाटर में। वाटर हमारा यहाँ पे सॉल्वेंट है। पहला बोलिए। Phenol, दूसरा, toluene, तीसरा, formic acid, चौथा बोलिए। ethylene glycol, पांचवा, chloroform, क्लोरोफॉर्म। छठा, pentanol. इस 6 में आपको सजाना है 3 कैटेगरी में, हाईली सॉल्युबल, पार्शियल सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। पहला फिनॉल होता है ये, बेंजीन रिंग एक OH, ये पहला है। दूसरा टॉल्यून होता है बेंजीन रिंग के साथ CH3। तीसरा फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड होता है HCOOH। चौथा इथाइलिन ग्लाइकोल। पांचवा क्लोरोफॉर्म और छठा पेंटेनॉल। तो ये हो गया 6 कंपाउंड। अब इसमें गौर कीजिए, 3 कैटेगरी में बांटना है। सबसे पहले हाईली सॉल्युबल, पहला हाँ सबसे पहले तो सॉल्वेंट जो है हमारा वाटर वो पोलर है। तब पोलर में सबसे ज्यादा कौन घुलेगा, जो सबसे ज्यादा पोलर हो,
इसमें सबसे ज्यादा चार्ज डेवलप हो रहा हो तो हाईली सॉल्यूबल में होगा इथाइलिन ग्लाइकोल और फॉर्मिक एसिड। 2 ऑक्सीजन है, देखिए यहां पे ध्यान दीजिए, इसमें कितने ऑक्सीजन है? 2। इसमें कितने ऑक्सीजन है? 2 है। इसमें भी 2 ऑक्सीजन, इसमें भी 2 ऑक्सीजन। 2 ऑक्सीजन होने की वजह से इन दोनों का सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगा। मतलब इथाइलिन ग्लाइकोल एंड फॉर्मिक एसिड एंड इथाइलिन ग्लाइकोल, और रीजन क्या होगा? बोथ हैव 2 ऑक्सीजन, so more polarity. अब पार्शियल सॉल्युबल में देखिए, 1 ऑक्सीजन इसमें और 1 ऑक्सीजन इसमें, इसीलिए ये दोनों पार्शियल सॉल्युबल होगा। मतलब कि फिनॉल एंड पेंटेनॉल। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 1 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन होने की वजह से ये दोनों पार्शियल सॉल्युबल। आई बात समझ में? और बाकी जो 2 बचा, टॉल्यून और क्लोरोफॉर्म, वो इनसॉल्युबल हो जाएगा। इनसॉल्युबल में आएगा आपको, बाकी बचा 2, तो एक ये बचा, एक ये बचा। आई बात समझ में? एक बार फिर से सुन लीजिए इसका आंसर। सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगा फॉर्मिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकोल का 2 ऑक्सीजन की वजह से। पार्शियल सॉल्युबल होंगे फिनॉल एंड पेंटेनॉल 1 ऑक्सीजन की वजह से, और इनसॉल्युबल होगा टॉल्यून एंड क्लोरोफॉर्म। अब कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, इसमें किसी भी तरह का कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। अगले केस पे चले तब। इसमें कोई कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर अगले केस पे चले। सर हाँ बोलिए। ये CHCl3 ये भी तो ये पोलर ही हुआ ना? इसमें पोलैरिटी बहुत कम डेवलप होता है। तो फिर भी ये कंप्लीटली इनसॉल्युबल तो नहीं होगा? नहीं, इनसॉल्युबल होगा क्लोरोफॉर्म। अच्छा, ये इनसॉल्युबल हो जाता है। कोई भी हैलो अल्केन, मतलब ये और मतलब आप कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक हैलाइड कंपाउंड, मतलब और जैसे क्लोरोफॉर्म ऑर्गेनिक में चला जाता है, वैसे तो ये सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन हैलोजन कंटेनिंग कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड इनसॉल्युबल होता है। ये आपको 10th चैप्टर जो है उसमें सवाल भी है। आप जो पूछे वही सवाल है कि हैलो अल्केन
मतलब हैलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको होता तो पोलर है, मतलब उसमें पोलैरिटी डेवलप होता है, आप जो सोचे वो गलत नहीं सोचे, लेकिन फिर भी इनसॉल्युबल होता है, ये सवाल भी है। और रीजन वहां पे ये है कि देखिए वैसे भी वाटर में सॉल्युबल वो होता है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने का टेंडेंसी रखता है। जैसे आप गौर किए होंगे OH 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 OH, इसमें OH आ रहा है, वो वाटर में सॉल्युबल होता है क्योंकि OH की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है। अच्छा हाँ। समझे? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसमें बनने का टेंडेंसी है वो वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होता है इन कंपेयर टू अदर। ये ओके सर। और किन्हीं को कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए। हम लोग को आगे इसमें सॉलिबिलिटी में 3 केस पढ़ना है। सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन जिसमें हेनरी लॉ आएगा, और लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन जिसमें रॉल्ट लॉ आएगा। देखिए अब इस चैप्टर का ये आपको अगला हिस्सा शुरू होता है यहां से। देखिए केस ऑफ सॉलिबिलिटी में हम लोग को तीन केस पढ़ना है। सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, इसमें आएगा आपको हेनरी लॉ, और लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, इसमें आएगा रॉल्ट लॉ। तो ये तीन केसेस आगे हम लोग को पढ़ना है। सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन इसमें कोई स्पेशल रूल नहीं है। गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन में हेनरी लॉ आएगा, और लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन में रॉल्ट लॉ। सबसे लंबा टॉपिक यही है लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। इसमें आपको ये आइडियल नॉन आइडियल आएगा, फिर उसके बाद एजियोट्रॉप आएगा, फिर नॉन आइडियल का टाइप, मतलब अलग अलग एनालिसिस इसमें ज्यादा है। तो सबसे पहले सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन में पहला वर्ड सॉलिड क्या बता रहा है, सॉल्यूट को, और लिक्विड क्या बता रहा है, सॉल्वेंट को। मतलब सॉलिड सॉल्यूट लिक्विड सॉल्वेंट में घुले लिक्विड सॉल्यूशन बनाए। तो सबसे पहला एनालिसिस सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। solid solute dissolve in liquid solution, liquid solvent to produce liquid solution. Solid solute dissolve in liquid solvent to produce liquid solution. Then it is called dissolution. Solid solute dissolve in liquid solvent to produce liquid solution, then it is called dissolution. इसके अपोजिट प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। When solid solute
collide with each other and separated from solution, then it is called crystallization. देखिए दो शब्द बोल रहे हैं, डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। सॉलिड सॉल्यूट का लिक्विड सॉल्वेंट में घुलना, लिक्विड सॉल्यूशन बनाने के लिए डिसोल्यूशन, और सॉलिड सॉल्यूट का आपस में कोलाइड होकर के अलग होना क्रिस्टलाइजेशन। डिसोल्यूशन, क्रिस्टलाइजेशन मतलब जैसे आप सॉल्यूट लिए सॉलिड स्टेट में, सॉल्वेंट लिक्विड, ये रिवर्सिबल नेचर का है, मतलब इसको अलग, पहली बात तो ये दोनों रिवर्सिबल नेचर का है, इसीलिए क्योंकि देखिए सॉल्यूट उसमें घुल भी रहा है और अलग भी हो रहा है, मतलब डिसॉल्व भी हो रहा है, सेपरेट भी हो रहा है। तो घुलना मतलब सॉल्यूट इन सॉलिड स्टेट, सॉल्वेंट इन लिक्विड स्टेट, सॉल्यूशन बनाए, तो इस प्रोसेस को कहेंगे डिसोल्यूशन। ये जो प्रोसेस हुआ इसको कहेंगे डिसोल्यूशन। आई बात समझ में? और अलग जब हुआ सॉल्यूशन में से अलग हो रहा हो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो क्रिस्टलाइजेशन। आई बात समझ में? डिसॉल्व होना डिसोल्यूशन और अलग होना क्रिस्टलाइजेशन। डिसॉल्व हो रहा है तो डिसोल्यूशन और अलग हो रहा है तो क्रिस्टलाइजेशन। बात समझे? बाकी बातें अब अगले क्लास में, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और बाकी फिर अगले क्लास में। कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। इसमें किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। तो इससे आगे नेक्स्ट क्लास में क्लोज कर दें।